Hello everyone, welcome back to my channel Love You Zindagi, and today we are going to study part 2 of Economic Liberalization and Globalization chapter. So today we are going to start with the World Trade Organization, and I know you must have heard this name before. The World Trade Organization was established in 1st January 1995 by the members of Nation of United Nations, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1 जनवरी 1995 को उसके मेंबर्स से, यूएन के मेंबर्स से, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द ऑब्स्टिकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. दैट मीन्स कि अगर किसी भी नेशन को किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने में कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑब्स्टिकल का मतलब है प्रॉब्लम, आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रेडिंग के लिए. टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन इन इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. यानी कोई भी तरह की प्रोटेक्शन पॉलिसी हटा दी जाएगी अगर हमने किसी स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को दिया है, किसी को नहीं दिया फॉरेन ट्रेड के लिए. यानी टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज़ ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. यानी किसी भी तरह की जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है, यानी किसी भी कंट्रीज़ को ट्रेड करना है किसी और कंट्री के साथ तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वो फेवर नहीं करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये मेरी फेवरेट कंपनी है सो आई विल फेवर, और किसी को नेगेटिव दे. यानी बायस जो भेदभाव वाला सिस्टम है ये वर्ल्ड ट्रेड में नहीं होता. टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. कोऑर्डिनेट करना है वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी जो विश्व के साथ ट्रेडिंग प्लेस हो रही है उसको इकोनॉमिक पॉलिसी से कोऑर्डिनेट करना है, साथ में लेकर चलना है. टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड. जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं जो ट्रेड करने में, वो लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी नेशंस के बीच में, वो सब सॉल्व करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स फोकस टू द फंक्शंस. फर्स्ट इज़ टू सेट अप द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन. पहले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, प्लानिंग वर्क करना है फॉर द एग्रीमेंट जो भी रिलेटेड है मल्टी नेशनल ट्रेड. यानी अगर आप एक देश से ज़्यादा देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एग्रीमेंट होता है, और वो बनाने का काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का. सेकेंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर कभी भी बात करने में कोई दो नेशन बात कर रहे हैं उसमें बहस हो गई है तो वो एक जज की तरह से काम करेगा, यानी जो फाइनल वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल बोलेगा, एंड दैट विल बी द फाइनल जजमेंट. वर्ल्ड ट्रेड इनकरेजेस अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड. यानी वर्ल्ड ट्रेड इनकरेज करता है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. ऐसा ना हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को नीचे दिखाने की कोशिश करें. ये सब का ध्यान देने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी. अलग अलग नेशंस अलग अलग नेशनल पॉलिसी मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को चेक करता है और बताता है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. चलिए पढ़ते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी क्या असर पड़ता है इंडियन इकनॉमी पे WTO का. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन. एंड जब से WTO बना है तब से इंडिया उसका मेंबर है. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. देखते हैं कि क्या इसका असर पड़ता है हमारे इंडियन इकनॉमी पे, इसका क्या बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड वाज 5%. इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड की तरफ वो सिर्फ 5% था. हमारा जो एक्सपोर्ट है अब इंक्रीज़ हो चुका है बहुत तेज़ी से बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड, और एज अ रिज़ल्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया वर्ल्ड की तरफ से, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 1% से. यानी पहले 5% थे तो अब हम 6% हैं. ये परसेंट तो अभी कम दिख रहा है कि 1% का फ़र्क है, लेकिन ये करोड्स एंड करोड्स का अगर हम इसको मॉनेटरी वैल्यू में लेंगे तो ये करोड्स का डिफरेंस दिखाएगा.
बीइंग ए मेंबर ऑफ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड। क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं तो अब एक्सपोर्ट जो हो रहा है हमारे कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का, वो बढ़ गया है। एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया अब एक सक्षम देश है जो एक्सपोर्ट करता है एग्रो प्रोडक्ट्स भी, यानी हमारे देश में जो खेती बाड़ी से प्रोडक्शन होता है वो हम ज़्यादा पैमाने पे बना रहे हैं ताकि अपने देश के लिए भी रख सकें और दूसरों को बेच भी सकें। ड्यू टू इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है तो प्रेशर ऑन इम्पोर्ट हैज़ रिड्यूस, तो हम इतना इम्पोर्ट नहीं करते और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा हो रहा है बिकॉज हम दूसरे देशों को सामान दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें डॉलर्स, पाउंड, यूरोस मिल रहे हैं। तो एक ये तरीका है कि हम फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेंबर ऑफ WTO। Thus, a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefit also has to comply with some condition। ये जो benefits मिले हैं इसके पीछे कुछ conditions भी हैं WTO की। It is specially dependent on how fast India increase its infrastructure facility। ये dependent करता है कि कितनी जल्दी हम अपने roads, dams या बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा फॉरेन कंपनीज हमारे देश पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। एंड हाउ डेवलप्ड कंट्रीज ट्रीट इट, और इस तरह देखना है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमें ट्रीट करती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट है जिसमें हम इंसानों की ज़रूरतें, जो अभी प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को देखते समय ये नहीं भूलते कि फ्यूचर जनरेशन को भी यही चीज़ चाहिए होती है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बिना ये भूले कि फ्यूचर जनरेशन को भी यही चीज़ें चाहिए। यही लिखा हुआ है, प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यानी अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी है लेकिन इस हिसाब से करनी है ताकि फ्यूचर के लिए भी ये सामान, ये नेचुरल रिसोर्सेज बची रहें। द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप्ड बिकॉज एक्सट्रीम इफेक्ट आ रहा था नेचर पर, क्योंकि जब से इंसानों का जन्म हुआ है मैन इज़ यूजिंग द रिसोर्स, जो इन्वायरमेंट है अब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। द वे एंड द स्पीड, जिस स्पीड से प्रेजेंट जनरेशन उसको यूज़ कर रही है फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। द वे एंड द स्पीड दोनों ही हमें चेंज करनी पड़ेंगी। देयर इज़ अ फियर दैट luxuries which present generation is enjoying may not be there for the future generation। इसका मतलब है जो चीज़ें अभी हमें मिल पा रही हैं, जो चीज़ जिसको हम ऐशो आराम कहते हैं वो हमें मिल पा रहा है, लेकिन इतनी ही अच्छी लाइफ शायद फ्यूचर जनरेशन को ना मिल पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस डिक्रीज़ इन नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया है, मिसयूज़ किया है कि ये अब कम बहुत हो गई हैं। डेवलपमेंट नो डाउट ज़्यादा हो रहा है लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी बहुत डाउन हो रही है। डिटोरिएटिंग मतलब डाउन। इन दिस कंडीशन देर इज़ अ नीड टू चेंज। अब ज़रूरत पड़ गई है कि हम अब अपने माइंड सेट को चेंज करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझें। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ, बिकॉज जिस तरह हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसके इफेक्ट को देखकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करनी चाहिए कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। पहला है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स, इस तरह यूज़ करना चाहिए कि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। और जो भी नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जो ख़त्म नहीं हो रहे, और एक होता है नॉन रीन्यूएबल जो ख़त्म बहुत जल्दी हो रहे हैं यानी अपने आप को रीन्यू नहीं कर पा रहे। तो नॉन रीन्यूएबल की बात यहाँ हो रही है, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं। सो इसका बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना है, जुडिशियसली मतलब बहुत केयर से। सेकेंड है इंडस्ट्रियल लोकेशन इस तरह डिसाइड करनी चाहिए कि एकदम कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। एक प्रॉपर अटेम्प्ट यानी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करेंगे, कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन विदाउट हार्मिंग द नेचर। थर्ड, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे, यानी जो भी चीज़ें एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ हो सकती हैं डिफरेंट तरीके से,
सच एज डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स आ गए हैं, यानी एक जगह से ज़्यादा दूसरे तरीके से हम इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पानी, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, और यू कैन से पानी भी यूज़ होता है फॉर कुकिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी पानी बचाने से 3 काम होंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, फ्लड नहीं आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर, एक प्लानिंग होनी चाहिए, और ये नहीं कि कंट्रोल करके, यानी कंट्रोलिंग जो इंडस्ट्रीज़ करती हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, प्रॉपर कंट्रोल हो, प्लानिंग वाला हो, और जो गंदा पानी हो उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, रिवर पे ना डाला जाए। अब हम बात करेंगे स्टेप्स जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे पोल्यूशन से। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 स्टॉकहोल्म इन स्वीडन में। देयर आफ्टर समय के बाद समय ये मीटिंग्स हुई हैं ताकि इन्वायरमेंट के बारे में हम बात कर सकें ग्लोबल लेवल में, इन विच ये डिसाइड किया गया कि अलग अलग स्टेप्स लिए जाएं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया भी इस चीज़ में शामिल था, ग्लोबली एफर्ट कर रहा था। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट, गवर्नमेंट भी डिफरेंट मेथड कर रही थी एट नेशनल लेवल। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, उसने ली पोल्यूशन कंडीशन की, अलग अलग सिटीज़ में पोल्यूशन की कंडीशन क्या क्या हैं। देन सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल स्पेशल बोर्ड बनाए गए, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। 5 जून को हमने इन्वायरमेंट डे माना। इन इंडिया गवर्नमेंट ने पास किया एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये देखा गया कि जो डिटोरिएटिंग लेवल है ओजोन का, जो ओजोन गायब हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का मेंटेनेंस कैसे करना है, इन तीनों टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया। दस, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचर बचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये सभी का काम है, बिकॉज सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ एक गवर्नमेंट का या NGOs का या यू कैन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है। सांस हम भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम भी यूज़ कर रहे हैं, फूड हम भी खा रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स एवरीथिंग वी आर गेटिंग, तो इसको बचाने का काम भी हमारा ही है। सो इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल द पोल्यूशन, अगर हम ऐसे ही कंट्रोल ना कर पाए हम पोल्यूशन पे, तो कोई शक नहीं है कि इंडिया या दूसरे वर्ल्ड में जो सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वो भी पोल्यूशन में डूम यानी गायब हो जाने वाली हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल माय फैमिली मेम्बर्स जो हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट मत कीजिए। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, डोंट वेस्ट इट, डोंट मिसयूज़ इट, क्योंकि ये अगर नहीं रहा तो शायद हमारी भी ज़िंदगी नहीं रहेगी। Okay, so here is the end of the chapter and I hope you like it. If yes, so subscribe and like, and just wait for the next chapter. I will upload it very soon. और आप जो भी chapter next explain करना या समझना चाहते हैं, आप उसको लिख दीजिए comment section पे कि कौन सा chapter आप समझना चाहते हैं next, and I will make the video for this. So here Shalin Sachan winding up this lecture and see you in the next lecture. Till then, signing off, stay protected, stay healthy, and keep the nature pollution free. Love you, Zindagi.